पिछले अध्याय में आपने मुद्रास्फीति को अच्छे से देखा, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार, ये सब चीज़ें देखी। अब मुद्रास्फीति से जुड़ी कुछ और अवधारणाएं हैं, जैसे मुद्रा संकुचन है डिफ्लेशन, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति है स्टैगफ्लेशन, अवस्फीति है डिसइन्फ्लेशन और संस्फीति रिफ्लेशन। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे ये हैं क्या, बार बार जो यूज़ होते हैं। तो हम मुद्रास्फीति की जहाँ बात करते हैं, जहाँ मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ जाता है मुद्रा का और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति क्या होती है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति होती है। ठीक इसकी विपरीत स्थिति मुद्रा संकुचन होती है। तो यह मुद्रास्फीति का जो मुद्रा संकुचन है, डिफ्लेशन जो है वो मुद्रास्फीति का ठीक विपरीत अवस्था है, विपरीत आचरण है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर कमी को संबोधित करता है। अर्थात डिमांड जब बहुत कम हो जाती है तो वस्तु और सेवाओं की मूल्य क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो डिमांड में कमी, तो वस्तु और सेवाएं बिक नहीं रही हैं। सुबह से शाम तक बैठा है दुकान खोल करके बेचारा, कोई नहीं आया। शाम को बोला चलो, सुबह तक जो 100 में चीज़ बेच रहा था, शाम को बोला लो 10 में ही ले लो। क्या ले लो? 10 में ही ले लो। ये तब भी होता है जब मुद्रा कम हो जाए, मुद्रा का प्रचलन कम हो जाए। तो मुद्रा कम लोगों के पास रहेगी, तो कम लोगों के पास रहेगी तो उनका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, भैया इसके पास पैसा है। व्यापारी देखेगा तो एकदम बिछा देगा उनके लिए चादर, ये आए बैठे महाराज जी और कुछ खरीदें हमारे यहाँ से, है ना। तो यहाँ क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य घट जाता है। ठीक उल्टी कंडीशन होती है जो आपने मुद्रास्फीति में पढ़ी थी। तो यह किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब आपूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाए, आपूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाए या मांग अचानक कम हो जाए, तब भी। अतः यह तब भी उत्पन्न होती है जब तरलता में कमी आए, जैसे हमने बताया मुद्रा में कमी आ जाए, मुद्रा कम प्रचलित हो, कम लोगों के पास हो। ठीक, तो ऐसा तब भी हो सकता है जब जनसंख्या में मैक्सिमम जो आबादी हो, मैक्सिमम जो संख्या हो वो वृद्धों की हो। इससे भी डिमांड कमज़ोर होता है, मांग कम हो जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कम होती हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अर्थव्यवस्था अपने चरम स्थिति में, चरम बिंदु पर पहुंच जाए, जब सबके पास सारे सामान, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, कुछ और ज़रूरत है नहीं बाजार से लेने की, तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी अवधारणाओं को बहुत सही से समझिएगा। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा और अर्थव्यवस्था को समझने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब जो अगला महत्वपूर्ण है, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। इसमें मुद्रा स्फीति भी है और समृद्धिहीन भी है, मतलब समृद्धि भी नहीं है और मुद्रास्फीति भी है, मतलब विरोधाभासी है। ये दोनों क्या है? विरोधाभासी। आर्थिक समृद्धि यहाँ पे नहीं हो है तब भी मुद्रास्फीति हो रही है। तो हमने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था लागत प्रेरित, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो लागत जन्य मुद्रास्फीति जो है ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। अर्थात मांग से प्रेरित मुद्रास्फीति ये नहीं होती है, बल्कि लागत के कारण और अन्य जो संरचनात्मक कारण होते हैं उसके कारण मुद्रास्फीति जो है क्रिएट होती है। उसके कारण वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन लोगों के पास रोजगार की कमी के कारण लोग सक्षम नहीं होते हैं कि वो वस्तु और सेवाओं को खरीद सकें। तो एक प्रकार से रुकी हुई इसको अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। समृद्धि न के बराबर, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आसमान चढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? भैया सबके पास धन होता है लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाता है। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है तो धन नहीं है, और धन नहीं है और मूल्यों का दाम भी बढ़ रहा है। एक तरफ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और एक तबके के पास धन भी नहीं है, तो इसमें आर्थिक समृद्धि न के बराबर हो रही है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही घातक स्थिति होती है। इसमें बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा उच्च हो जाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति भी उच्च हो जाती है। तो उच्च बेरोजगारी दर और उच्च मुद्रास्फीति किसकी ये विशेषता है? समृद्धि रहित मुद्रास्फीति की, स्टैगफ्लेशन की ये अवस्था है। तो यह जो है जो स्टैगफ्लेशन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग और फ्लेशन
ये दो शब्दों के मेल से बना है। स्टैग शब्द जो है स्टैगमेंट को संबोधित करता है, स्टैगमेंट से बना है जिसका अर्थ है रुकी हुई या थमी हुई। जबकि इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है कि इन्फ्लेशन आप समझते हो, इन्फ्लेशन मतलब कि वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए, मुद्रा का मूल्य घट जाए, मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाए। तो ये दोनों विरोधाभासी हैं आपस में, जिससे आर्थिक समृद्धि थम जाती है। समृद्धि रहित मुद्रास्फीति में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि थम जाती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है, मतलब वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। अतः यहाँ मुद्रास्फीति के पीछे जो प्रमुख कारक होता है मांग नहीं होता है। मांग तो तब होगा जब लोगों के पास पैसे होंगे, रोजगार होगा, लेकिन यहाँ पर लागत के कारण या संरचनात्मक कारणों से वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। मांग की कमी के कारण निवेश यहाँ पे प्रभावित होता है। जब बेरोजगारी होगी, मांग में कमी होगी, निवेश नहीं होगा फिर बाजार में, तो निवेश प्रभावित होगा। इससे क्या होगा, निवेश कम होगा तो उद्यम कम होंगे, उद्यम कम होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो सामान्यतः बेरोजगारी में बढ़ोतरी के साथ मुद्रास्फीति में कमी होनी चाहिए, एक सामान्य, क्योंकि बेरोजगारी में कमी होगी तो मुद्रा कम होगी, डिमांड कम होगी, तो वस्तुओं सेवाओं का मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाता है, वस्तुओं सेवाओं में चूंकि लागत ज़्यादा लग रही है तो कोई फ्री में तो बेचेगा नहीं। 10 रुपये में कोई सामान बनाया है तो उसमें लागत लगाया है, कुछ जो उसमें लगे हुए श्रमिक हैं उनको दिया है, तो कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, तभी प्रोडक्शन कर रहा है। तो 10 रुपये अगर लागत लगी है तो 11 में बेचेगा ही बेचेगा, 10 में भी नहीं बेचेगा। तो या मैक्सिमम प्रयास करेगा कि 10 रुपये तो निकल आए उसके, इतना तो प्रयास करेगा ही। तो लागत ही इतनी ज़्यादा लग जाती है कि हजार में सामान मिल रहा है लेकिन लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं है खरीदने के लिए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्टैगफ्लेशन में, स्टैगफ्लेशन में, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अतः स्टैगफ्लेशन उच्च बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति की दशा है, अर्थात स्टैगफ्लेशन बराबर अनएम्प्लॉयमेंट में तीव्र वृद्धि और इन्फ्लेशन में तीव्र वृद्धि। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। फिलिप्स एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक कर्व बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच। इनका कहना था, यहाँ पे समझ लेते हैं एक सेकेंड। इनका कहना था कि भैया ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये है बेरोजगारी की दर, ठीक है, और ये मान लीजिए है इन्फ्लेशन की दर है। तो इनका कहना था कि जब बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो चूंकि डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी घटता जाएगा। तो ये कर्व, फिलिप्स कर्व, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में संबंध दर्शाता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में उल्टा हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में क्या हो जाता है, जो ये रिलेशन है ये इस तरफ जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है लेकिन मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एक सेकंड गलत बन गया, अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो है उल्टा कंडीशन हो जाता है, फिलिप वर्क जो है उल्टा हो जाता है यहाँ पे। फिलिप्स ने क्या बताया था कि बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। स्टैगफ्लेशन में इस तरह का कर्व बन जाता है और आता भी है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अवस्फीति आई, डिसइन्फ्लेशन को आप लोग ये मत समझिएगा कि मुद्रा संकुचन हो रहा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन की दर में, इन्फ्लेशन में कमी नहीं आती, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन की दर में कमी आती है। मतलब कि मूल्य
तो बढ़ते हैं, लेकिन मूल्य के बढ़ने की दर में कमी आती है। जैसे मुद्रास्फीति वर्तमान में 6% है तो 5% हो गई। तो मुद्रास्फीति तो है, मुद्रा संकुचन नहीं है, मुद्रास्फीति है अभी भी, लेकिन दर में कमी आ गई। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अवस्फीति कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह मुद्रा संकुचन से भिन्न है। जो आपने मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन पढ़ा, डिसइंफ्लेशन उससे भिन्न है। मुद्रास्फीति की ही दशा ये भी होती है, अवस्फीति इसको कहते हैं, और इसमें भी मूल्य निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन मूल्यों के बढ़ने की दर निरंतर कम होती जाती है। इसलिए अवस्फीति की हर दशा को मुद्रास्फीति ही कहते हैं। अर्थात अवस्फीति, अगर हम अवस्फीति कहेंगे इसको, तो ये मुद्रास्फीति के अंदर ही आएगी। मुद्रास्फीति, अवस्फीति मुद्रास्फीति का ही एक अंग है या एक रूप है, लेकिन प्रत्येक मुद्रास्फीति अवस्फीति नहीं होती है। अर्थात मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जाएगी तब वो अवस्फीति नहीं कहलाएगी। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब आता है संस्फीति। संस्फीति कब होती है? जब अवस्फीति लगातार जारी रहे, मतलब मुद्रा बढ़ने की, मुद्रास्फीति की जो दर है निरंतर कम होती जाए। आज 7% है, कल 6 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 2 हो गई, इस तरीके से। तो जब घटने की लगातार अवस्फीति जारी रहे, अर्थात जब मूल्यों में निरंतर उनके बढ़ने की दर में कमी आती जाए, तो लंबे समय तक जो अवस्फीति की दशा होती है, जैसे 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 के बाद फिर वो बढ़ने लगे, 3% हो जाए, 4%, तब इसको रीइन्फ्लेशन या फिर संस्फीति कहेंगे। ठीक है, अर्थात पहले 7 थी, फिर 6 हुई, 5 हुई, फिर 4, फिर 3, फिर 2, लंबे समय तक ऐसा हुआ, और फिर 2 से फिर बढ़ने लगे, 2.5, 3, 4, तो इस स्थिति को हम रिफ्लेशन कहेंगे, संस्फीति कहेंगे। ठीक, तो जब मूल्यों में निरंतर कमी के उपरांत, अर्थात लंबे, देखिए हमने नोट्स दिए हुए हैं मुख्य परीक्षा वाले, जो मुख्य परीक्षा का पेड ग्रुप है उसमें नोट्स हैं बाकायदा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसकी ग्राफ सहित मैंने दिया हुआ है। तो संस्फीति जब मूल्यों में निरंतर कमी के उपरांत, अर्थात लंबे समय तक अवस्फीति की दशा के उपरांत मूल्य पुनः बढ़ने लगे, तब इसे संस्फीति की अवस्था कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मूल्य निरंतर तब नीचे आते हैं जब मांग में निरंतर कमी उत्पन्न होती है। मूल्य कब नीचे आएंगे भाई? मांग में कमी, सुबह जो है बिका नहीं तो मांग में कमी आ गई, शाम को 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच के चला गया, तो कब मूल्य कम होगा? जब मांग कम होगी। सामान्यतः, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। ठीक, और भी कारण हो सकते हैं। मांग ज़्यादा हो तब भी, अगर आपूर्ति उससे भी ज़्यादा हो उसकी तुलना में, तब भी मूल्य घट जाएंगे। तो सामान्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ मूल्य निरंतर तब नीचे आते हैं जब मांग में कमी उत्पन्न होती है। किसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में एक देश की जो सरकार है और जो केंद्रीय बैंक हैं वो सक्रिय हो जाते हैं जब लगातार ऐसा होता है। जब लगातार संकुचन होता है, संकुचन की स्थिति होती है, या अवस्फीति होती है, या मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो किसी की भी अति होगी या बहुत कम हो जाएगा। दोनों स्थितियों में जो सरकारें हैं, केंद्रीय बैंक है, वो सक्रिय हो जाते हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करों में, जैसे आयकर में कमी लाएगी एवं उपभोक्ता के हाथ में अधिशेष बचेगा, जिससे आयकर कम होगा तो आपको कर कम देना होगा, इससे आपकी आय बचेगी, आपकी बचत में बढ़ोतरी होगी। जब बढ़ोतरी होगी तो आप डिमांड करेंगे तो वस्तु, आप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के साथ फिर बैलेंस होगी मुद्रास्फीति, डिमांड और आपूर्ति ये बैलेंस होगी फिर। तो सरकार प्रत्यक्ष करों में जैसे आयकर में कमी लाएगी एवं उपभोक्ता के हाथों में इससे अधिशेष बचेगा, बचत अधिक होगी, जिसका उपयोग उपभोग की दृष्टि से होगा। अप्रत्यक्ष करों में भी कटौती की जाएगी, जिससे वस्तु और सेवाओं की भी जो सेवाएं हैं वो सस्ते हों,
है ना। जो उत्पादन पे जो मूल्य लगता है, जीएसटी लगता है, ये सब कम होने से क्या होगा, सस्ती होंगी चीज़ें। अप्रत्यक्ष करों में अगर कटौती की जाए, इससे भी मांग को बढ़ावा मिलेगा, वस्तुएं सस्ती होंगी, तो जो मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा कम हो गया था वो फिर से डेवलप होने लगा। साथ ही केंद्रीय बैंक जो है वो ब्याज में जो तमाम तरह के ब्याज लगते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर, इसमें कटौती करेंगे। इससे ऋण सस्ता हो जाएगा, लोग ऋण ज़्यादा लेंगे बैंकों से, उनके पास पैसे बढ़ेंगे और डिमांड बढ़ेगी इससे। ठीक, तो अर्थव्यवस्था पुनः जो है संचालित हो जाएगी अच्छे ढंग से, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे मांग में बढ़ोतरी होगी, इन सब उपायों से मूल्यों में निरंतर कमी आती जाएगी, और जब मूल्यों में निरंतर कमी आएगी, मांग में बढ़ोतरी होगी, तो संस्फीति की स्थिति बढ़ोतरी, मतलब 2% आ गई, फिर 3% पे, फिर 4% पे, फिर आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिफ्लेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चारों महत्वपूर्ण आपकी अवधारणाएं हैं। मुद्रास्फीति पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था। अब अगले चैप्टर में हम मुद्रास्फीति को मापने का ढंग, मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, WPI, CPI, ठीक है, इन सब चीज़ों को, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ईंधन, ऊर्जा इत्यादि से संबंधी वस्तुएं, कोर इन्फ्लेशन जो है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए, अब विभिन्न संस्थाएं जो इनको जारी करती हैं, जो इनकी गणना करती हैं, NSO के बारे में देखेंगे, NSSO और CSO जो इसके अंग हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पूरी कहानी है अगले चैप्टर में। समझ में आया होगा, उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।